मेरी पहली बार जहाँ आई है सवारी, मेरी पहली बार जहाँ आई है, जिनके पास आई है सवारी, उनका नाम है शालिनी कपूर तिवारी। ये जो आपकी पॉपुलैरिटी है, क्या यही वजह है इस पॉपुलैरिटी को देख के ही बिग बॉस का आपको पहले ऑफर दिया गया था? मैं दलित हूँ, इसीलिए आपने हमको बिग बॉस में नहीं बुलाया। आपने मोदी सरकार के इतने काम गिनाए कि कैसे कैसे सरकार ने लोगों का भरोसा जीता, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार अभी भी नाकाम है। 2014 में मोदी सरकार आई ही महंगाई के मुद्दे पर थी और 2024 अब 2025 लोग परेशान है, महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? आरक्षण जिस मकसद के साथ शुरू किया गया था, उसमें क्या वो कामयाब रहा है, आपको लगता है? तो एक बात से मैं सहमत हूँ कि जिनका फायदा हुआ है उन्हें खुद ने ही बोलना चाहिए कि भाई हमको इसका फायदा हमको भी नहीं लेना है। मेरा लड़का तो सक्षम है, मेरी लड़की तो सक्षम है। क्या ये संभव है कि कोई एक शख्स अपने जीवन में 2 या 3 बार ही आरक्षण का लाभ ले पाए? तो अगर मजदूर का बच्चा है तो अगली पीढ़ी भी मजदूरी ही कर रही है, लेकिन सामान्य वर्ग में अगर कोई मजदूर का बच्चा है तो आगे चल करके उसने पढ़ाई की या अपना एरिया बदला, वो मजदूर नहीं है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, हाँ। गुजरात में तैयारी चल रही है यूसीसी की, तो महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए। राहुल गांधी के खिलाफ आपकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया देशव्यापी जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी, ये बयान आपकी तरफ से दिया गया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जैसे बड़े कद के नेता के लिए ये भाषा क्या उचित है? लेकिन कांग्रेस पार्टी को मुझे भविष्य नजर नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी इतनी स्ट्रांग बनेगी ऐसा नहीं दिखता है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने का सपना उन्हें नहीं देखना चाहिए। जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी गांधी, कैसे बनेंगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी? अगर उनकी मेजॉरिटी आई, वो प्रधानमंत्री बने, तो आप फिर जाएंगे कांग्रेस में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे पास आएगी। आपने खुद सदन में ये बात कही कि जब आपकी सरकार थी तो मैं आपके साथ था, अब इनकी सरकार है तो मैं इनके साथ हूँ। अब ये बताइए आगे फिर किसकी सरकार आप देख रहे हैं? मंत्री तो आप रहेंगे, ये पक्का है। प्रधानमंत्री कौन रहेगा? मैं जिसके साथ जाता हूँ उनको सत्ता मिलती है, इसीलिए मुझे भी सत्ता मिलती है। सरोजनी में जाते हैं आप? हाँ, तो सरोजनी में क्या है? सरोजनी मार्केट तो आम आदमी का मार्केट है। मैं भी आम आदमी हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं हूँ मैं। मैंने तो आपके साथ किया है लैंडिंग, मैंने तो आपके साथ किया है लैंडिंग, मैं पूरे देश भर में करूँगा तुम्हारा ब्रांडिंग। अरे वाह, क्या बात है। नमस्ते एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सरकार किसी की भी रहे, बनते हैं ये मंत्री। इनके जैसा ना कोई नेता ना कोई संतरी। वैसे तो ये हैं एनडीए के मजबूत सैनिक, वैसे तो ये हैं एनडीए के सैनिक, लोग जाने क्यों कहते हैं मौसम वैज्ञानिक। इनके जैसे नेता होते हैं विरले, आपके जैसे नेता होते हैं विरले। तो चलिए मिल करके कर लेते हैं स्वागत, देते हैं बोर्डिंग पास, क्योंकि हमारे साथ हैं रामदास आठवले। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी जी, थैंक यू। मतलब पहली बार आपके इस स्टूडियो में आया हूँ और मेरी पहली बार जहाँ आई है सवारी, मेरी पहली बार जहाँ आई है, जिनके पास आई है सवारी, उनका नाम है शालिनी कपूर तिवारी। तो मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ इंटरव्यू करने में, और ठीक है। ठीक है। शुरुआत में बहुत ऑन अ लाइटर नोट कर रही हूँ कि आपको बहुत बहुत बधाई। अब तो अमेरिका में भी रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट आ गए हैं। हाँ, तो बात सही है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मतलब स्थापना किया था 3 अक्टूबर 1957 को। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश के संविधान के आर्किटेक्ट है। माननीय कल नरेंद्र मोदी साहब ने भी बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते हुए संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी समाज से आए हैं, अनटचेबल समाज से, अस्पृश्य समाज से, अछूत समाज से। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो
संघर्ष किया है, वो सामाजिक एकता के लिए, और सभी वर्गों को न्याय मिलना चाहिए, दलितों को न्याय मिलना चाहिए, और दलितों के लिए न्याय की मांग करते वक्त दूसरे लोगों पर अन्याय नहीं होना चाहिए, ये भी उनकी रही है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना बाबा साहब ने की। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शुरू में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। और शालिनी जी, एक जमाना था कि हमारे उत्तर प्रदेश में 19 एमएलए चुनकर आई थी हाथी सिंबल पर, जो हाथी सिंबल अभी आदरणीय मायावती के पास अभी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का डेथ तो बहुत जल्दी हुआ था, 6 दिसंबर 1956 को। लेकिन उसके बाद बाबा साहब का सोच था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी 1952 में मुंबई से लोकसभा इलेक्शन लड़े थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया था। 54 में भी वो मतलब भंडारा से लड़े थे, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस पार्टी ने उनको हराया था। इसलिए बाबा साहब ने सोचा कि मैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चला रहा हूँ, लेकिन इस लोकतंत्र में बहुमत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू। जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी, तो पूरी दुनिया ने देखा था कि इंडियन डेमोक्रेसी इज द स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो बाबा साहब ने सोचा था कि अगर मैं चुनकर नहीं आ रहा हूँ तो मेरे लोग नहीं चुनकर आएंगे, मेरे लोग नहीं चुनकर आएंगे तो सत्ता नहीं मिलेगी, सत्ता नहीं मिलेगी तो लोगों का कल्याण होगा नहीं। इसलिए रिपब्लिकन पार्टी के नाम पर एक पार्टी शुरू करनी चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राम मनोहर लोहिया जी को एक पत्र लिखा था कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक ही पार्टी हम सब मिलकर खड़ी करते हैं, और वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन तब वो कुछ तालमेल हुआ नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी के डेथ के बाद पार्टी की स्थापना हुई थी, और वो पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और बाबा साहब अम्बेडकर जी अमेरिका में भी रहे थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने शिक्षा ली थी, और शायद वो भी उनके सामने रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में भी थी। तो बाबा साहब ने सोचा होगा कि अपने देश में भी रिपब्लिकन पार्टी होनी चाहिए। तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे पार्टी के डोनाल्ड ट्रम्प, जो है मेरे पार्टी के नहीं लेकिन मेरे पार्टी के नाम के, जो वहाँ भी रिपब्लिकन पार्टी है, उनके डोनाल्ड ट्रम्प जी मतलब दूसरी बार मतलब बीच में नहीं थे, बाइडेन जी वहाँ चुनकर आए थे डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन अभी रिपब्लिकन पार्टी के हमारे डोनाल्ड ट्रम्प चुनकर आए हैं। बहुत बड़े संघर्षशील नेता है। जिस तरह मोदी साहब हमारे बहुत बड़े मजबूत नेता है, सामना करने के लिए उतरेंगे तो ऐसा सामना करते हैं कि सामने वाला वहाँ उनके सामने रुक नहीं सकता है। उसी तरह डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे है कि उनका आवाज़ इतना बुलंद है कि वो किसी के डरते नहीं है। तो ठीक बात है, आपने बोला कि आपकी पार्टी मतलब अमेरिका में, मेरी पार्टी नहीं, लेकिन नाम एक है और काम भी हमारा एक है, लोगों का काम। मैंने ये जो शुरुआत की ना टेक ऑफ की, तो शायरी के साथ की, कविता के साथ की, और आप भी ऐसे ही शुरुआत करते हैं सदन के अंदर हमेशा, जब भी आपको बोलने का मौका मिलता है तो एक कविता तो आती है सामने। हाँ, मतलब अभी पहली बार, मतलब मैं तो आपके साथ पहली बार कर रहा हूँ टेक ऑफ। हाँ। मैं तो पहली बार कर रहा हूँ शालिनी के साथ टेक ऑफ, लेकिन इंटरव्यू देने में मैं नहीं रहूँगा फ्लॉप। तो हाँ, तो ठीक है, बहुत शानदार। हाँ। तो आप कैसे ये पहले से लिख के लेके जाते हैं या एकदम वहाँ पे जाके बनाते हैं? नहीं, अभी मतलब जब मैं पार्लियामेंट में होता हूँ, सभा में होता हूँ, तो मुझे मालूम है कि इसी तरह की जो छोटी छोटी कविताएं हैं, ये लोगों के सामने रखने से लोगों को उत्साह आता है, लोगों को आनंद मिलता है। उसी तरह पार्लियामेंट में भी मैं कविता करता हूँ, मैं सभा में भी जब मैं रहता हूँ तो उधर मैं कविता करता हूँ, और पार्लियामेंट भी मेरी चारोली होती है, तो मैं ऐसा बैठ कर मैं लिखता हूँ। अभी तो मैंने लिखा भी नहीं था, ये तिवारी और अवारी सवारी, मतलब तो मतलब ऐसा मुझे थोड़ा उसका ज्ञान है कि मैं ऐसा जब भी मैं इसी तरह की चारोली करता हूँ, तो मेरे ऊपर प्रेम करने वाले मेरे फैन, मैं जहाँ भी वर्ल्ड में जाता हूँ तो यूट्यूब देखने वाले अनेक लोग हैं। और मैंने वो कोरोना का नारा दिया था जब चाइना में कोरोना आया था, तब मैंने मुंबई में ताजमहल होटल के सामने गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में,
वहाँ से मैंने एक रैली निकाली थी और उस रैली में मैंने चाइना के एम्बेसडर को बुलाया था। तो चाइना के और अपने संबंध अच्छे थे, बाद में थोड़े से प्रॉब्लम आया था। तो हमने रैली निकाली और उसमें मैंने नारा दिया था, गो कोरोना गो, कोरोना गो, कोरोना गो। तो इतना फेमस हुआ था कि पूरे वर्ल्ड में मतलब मेरा आवाज़ चला गया था। तो इसी तरह आपने जो पूछा है कि मुझे आदत है कि भाई लोग थोड़ा एंजॉय करते हैं और लोगों के ध्यान में रहता है। और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ मेरा फ़ोटो निकालने के लोग आते हैं, अरे अब तो हम हमारे फ़ैन हैं आप। अभी मैं कल क्लारेंस होटल में मीटिंग के लिए गया था, तो मेरा आवाज़ सुनकर लंबे बैठा हुआ एक जो पंजाबी आदमी है, वो दिल्ली में रहता है, वो मेरे सामने आया और बोले आप अठौले जी हैं? हाँ मैं अठौले जी हूँ। हाँ नहीं, आपका मैं यूट्यूब में सुनता हूँ, पार्लियामेंट में आपका सुनता हूँ। तो ऐसे अनेक लोग मुझे मिलते रहते हैं, मैं जब भी जाता हूँ तो ऐसे मुझे कविता करने की आदत है थोड़ा। हाँ, एक सवाल आपके लिए ये आया है कि ये जो आप कविताएं करते हैं तो किसी से आप इंस्पायर हैं, किसी से इंस्पायर होके करते हैं? जैसे शेरो शायरी करने वाले बोलते हैं ना कि हम गालिब से इंस्पायर हैं, हम फराज को बहुत सुनते हैं, तो क्या आपका इंस्पिरेशन भी कोई है ऐसा? नहीं, ऐसा इंस्पिरेशन नहीं है। मतलब जिस तरह मैंने देखा है कि बहुत बड़े बड़े शायर जो शायरी करते हैं तो उनके शब्दों को जितनी दाद मिलती नहीं, रिस्पॉन्स मिलता नहीं, उससे मैं छोटी छोटी कविताएं करता हूँ, उसको एकदम रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ। एकदम रिएक्शन आती है। तो वो शेर शायरी होती है तो उसमें बहुत बड़ा अर्थ होता भी है, लेकिन उसमें मतलब उनके बारे में मुझे पूरा आदर ही है, सभी जो शेर शायरी करने वाले जो है। लेकिन मैं अगर 1-2 मिनट में मैं अगर ऐसा ये करता हूँ तो एकदम लोगों में रिस्पांस आ जाता है, रिएक्शन आ जाती, ताली बजती है, हंसते हैं लोग या फिर उनको अच्छा लगता है। तो ये तो मुझे आदत है, क्योंकि मैंने पहले देखा था कि मैं स्टूडेंट ज़माने से मैं मतलब जो साहित्य सम्मेलन होते हैं ना, लिटरेरी सम्मेलन होते हैं, सभी साहित्यकार एक साथ आते हैं और अनेक विषय पर चर्चा होती है। तो बहुत बार मैं वहाँ सुनने के लिए जाता था, तो वहाँ इंटेलेक्चुअल बोलने वालों के तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं रहता था। लेकिन जो स्पीच ऐसा होता है कि एक अपना हंसने वाला मतलब लोगों को हंसाने का जो एक होता है, मतलब स्पीच होता है, वो लोगों के ध्यान में रहता है। और इसीलिए मैंने आदत लगाई कि जिस पार्टी का मैं काम करता था, दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया नाम का एक संगठन था, जिस तरह अमेरिका में ब्लैक पैंथर था, जिस तरह भी ऐसा सहयोग है कि रिपब्लिकन पार्टी इधर भी है और उधर भी है, पैंथर की मूवमेंट उधर भी थी और इधर भी हमने शुरू की। दलित पैंथर्स ऑफ इंडिया, वो तो ब्लैक पैंथर थी अमेरिका में। तो दलित पैंथर के टाइम पर भी मैं तो शुरू में स्पीच नहीं देता था, मैं लोगों का काम करता था। लोगों को जिला डीएम के पास ले जाना, पुलिस कमिश्नर के पास ले जाना, एसएसपी के पास ले जाना, मंत्रालय में सीएम के पास ले जाना, मंत्री के पास ले जाना, और हर इशू पर आंदोलन करने की मेरी भूमिका रहती थी। झुग्गी झोपड़ी के लिए पक्का मकान दे दो, इसके लिए मैंने आंदोलन किया। मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी एक है महाराष्ट्र में, उसको बाबा साहब का नाम देने की मांग के लिए हमने 17 साल तक आंदोलन किया था, आखिर में वो नाम मिला। और बेरोजगारों को रोजगार दे दो, इसके लिए मैंने आंदोलन किया। दलित अत्याचार के खिलाफ मैंने आंदोलन किया, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ हमने आंदोलन किया, भूमिहीनों को ज़मीन दे दो, इसके लिए हमने आंदोलन किया। तो ऐसे आंदोलन जब हम करते थे तो हमारा संगठन एकदम ऐसा बढ़ता रहा। फिर मुझे भाषण करने की भी आवश्यकता रही। फिर मैंने जो रेफरेंस दिया कि साहित्य सम्मेलन में मैंने ऐसे स्पीच सुने थे, तो ऐसा लोग जैसा एंजॉय करते हैं। जिस तरह अभी एक किताब आ रहा है, एक हमारा एक कुलकर्णी नाम का एक सामना का पत्रकार है, और वो उन्हीं की किताब अभी उनकी अभी आने वाली है। तो उसमें जब सोमनाथ चटर्जी थे अपने स्पीकर थे, तब मैं तो मेरी पार्टी से अकेला रहता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन हर बार मुझे बोलने का मौका मिलता था। और मैं ऐसा खड़ा रहता था कि मैं जब तक मुझे मौका नहीं मिलता था तब तक मैं बैठता नहीं था, तो मुझे टाइम देते ही थे। और वैसा सोमनाथ चटर्जी मेरे प्यार भी करते थे। मैं अकेली पार्टी का हूँ,
कभी कभी ऐसा होता था कि जब आदरणीय चंद्रशेखर जी, तब मैं 98 में पहली बार चुनकर आया था, 99 में दूसरी बार चुनकर आया था, 2004 में तो तीसरी बार चुनकर आया था, चौथी बार मैं शिरडी से लड़ा था तो मैं हारा था। लेकिन जब मैं पार्लियामेंट में था तब चंद्रशेखर साहब भी उसमें थे, पार्लियामेंट में लोकसभा में मेंबर वो रहते थे अपने बलिया से। तो अगर स्पीकर मुझे बोलने के लिए नहीं देते थे तो चंद्रशेखर जी उठ कर बोलते थे कि नहीं नहीं, अटौली जी पार्टी के नेता है और उनकी पार्टी छोटी पार्टी है लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, उनको मौका देना चाहिए। तो मुझे मौका मिलता था। और जब हाउस थोड़ा सा सीरियस है ऐसे वक्त पर मुझे स्पीकर एकदम बोलते थे अटौली जी आप बोलो क्या बोलना है आपको, तो फिर मैं थोड़ी कविताएं वगैरह करता था तो पूरा हाउस एकदम हंसता भी था, हाउस थोड़ा एंजॉय भी करता था और जो वहाँ का गर्मा गर्मी है वो ख़त्म होती थी। तो ऐसी मुझे आदत है मुझे लिखने की, लेकिन मेरा कोई किताब वगैरह नहीं है, मैं लिखता हूँ और ऐसा कुछ। हाँ तो ये जो आपकी पॉपुलैरिटी है, क्या यही वजह है इस पॉपुलैरिटी को देख के ही बिग बॉस का आपको पहले ऑफर दिया गया था? हाँ, मुझे बिग बॉस में ऑफर मुझे दिया था, मतलब बिग बॉस के लोग मेरे पास आए थे और वो मेरा नाम लेकर गए और उन्होंने बोला था कि आपको बिग बॉस में आना है, लेकिन बिग बॉस में आना चाहिए ऐसा उन्होंने मुझे बोला, लेकिन आखिर में मुझे बुलाया नहीं। फिर मेरी पार्टी ने आंदोलन किया कि भाई आपने हमको बुलाया था और आपने क्यों ना हमको उधर बुलाया अंदर, तो फिर नहीं बोले हम बाद में बुलाएंगे। तो फिर मुझे अनेक जो बिग बॉस में जाने वाले अनेक जो लोग थे, राकेश सावंत थी, अनेक दूसरे कलाकार भी थे, उन्हें बोला कि आप उधर गए ना अच्छा हो गया, क्योंकि आपका जो आप तो एक सोशल एंड पॉलिटिकल लीडर है, आपके बारे में सबको अच्छी श्रद्धा भी है, तो ऐसे शो में जाना आपके लिए ठीक नहीं था। तो फिर मैं गया नहीं। फिर बाद में मुझे बुलाने वाले थे लेकिन मैं नहीं गया। लेकिन जब मुझे बुलाने के लिए आए तब मुझे नहीं बुलाया, शायद मैं उसमें जाता था लेकिन वो उधर का देकर मैं जल्दी रिटर्न आ जाता था। लेकिन ऐसा मुझे बुलाने के लिए आई थी मुझे बिग बॉस में। उस समय आपकी तरफ से ये बयान भी दिया गया था कि आपकी जाति के चलते बिग बॉस ने फिर आपको नहीं बुलाया। हाँ, मतलब एक विषय हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने ये विषय ये किया कि भाई मैं दलित हूँ इसीलिए आपने हमको बिग बॉस में नहीं बुलाया। फिर हमको क्यों बुलाने के लिए आई थे? तो बुलाने के लिए मुझे आई थे तो मुझे वहाँ आपका आदमी आया, उन्होंने मेरा क्लियरेंस लिया कि आप आ सकते हैं या नहीं है, तो हमने बोला ठीक है आ सकते हैं। तो बिग बॉस की जो शुरुआत थी और वो थोड़ा सा बिग बॉस एकदम फेमस रहता था, तो मुझे भी लगा था कि मैं बिग बॉस में जाऊँगा तो मैं बिग बॉस बनूंगा। मैं अभी भी ऐसा बिग बॉस हुई मैं, लेकिन वहाँ जाऊँगा तो फिर पूरा देश और भी मुझे देखेगा और मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं सब जो वहाँ थोड़ा उल्टा सीधा चलता है तो वो उसको मैं ठीक ठाक करूँगा। ऐसा मुझे लगता था कि मैं उनको पॉलिटिक्स सिखाऊंगा, सोशल एक्टिविटी सिखाऊंगा। कलाकार तो होता है, कलाकार ने कलाकार का काम तो करना ही है, देश के लिए उन्हें काम करने की आवश्यकता है, ये मैं उनको सिखाता था अगर मुझे मौका मिलता था तो। लेकिन अच्छा हुआ मैं उधर नहीं गया, क्या बिग बॉस में जाकर क्या करूँ, इतना टाइम हमारे पास सही भी नहीं है। लेकिन ठीक है, ऐसा इशू हमने उठाया था कि भाई आप हम शेड्यूल कास्ट है इसीलिए आपने हमको नहीं बुलाया क्या, इसीलिए आपके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगनी चाहिए, इसी तरह की मांग हमारे ऊपर करनी की थी। लेकिन मैंने उनको समझाया कि नहीं ऐसा नहीं कुछ करना है अपने को, तो ऐसा हुआ था। लेकिन देखते हैं बिग बॉस, आप देखते हैं या कभी देखा है? हाँ, बिग बॉस देखता हूँ कभी अभी तो टाइम में मिलता नहीं, लेकिन जब कोई टीवी लगाता है, कलर टीवी में वगैरह बिग बॉस आता है, अभी मराठी का भी बिग बॉस है, हिंदी का भी बिग बॉस है। लोनावाला में हमारे लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था, लोनावाला में जो शूटिंग चलता है उनका अंदर, तो हर जगह पर महाराष्ट्र में मेरी पार्टी है तो वहाँ सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग जाकर उन्होंने वहाँ चक्का जाम किया था कि हमारे नेता को क्यों नहीं बुलाया, क्यों बोले बुलाने के लिए आए और उसमें क्यों नहीं बुलाया, तो इसीलिए आंदोलन हुआ था। लेकिन ठीक बात है, मैंने उनको बोला कि अभी मतलब कुछ करिए और ठीक है, लेकिन
बिग बॉस कभी कभी देखता हूँ मैं, अभी इतना टाइम मुझे मिलता नहीं। मैं रात को 12-1 बजे 12:30 बजे खाना खाता हूँ। उसके बाद 1 घंटा पूरा टीवी देखता हूँ, हिंदी टीवी, मराठी टीवी। और उसमें बिग बॉस वगैरह देखने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारे घर के लोग वो देखते हैं। मेरी जो मिसेस है वो बिग बॉस देखती है। अच्छा। क्योंकि मुझे मालूम है कि उनका बिग बॉस मैं हूँ, लेकिन वो बिग बॉस देखती रहती है। हाँ। कोई ऐसा टीवी सीरियल या कोई ऐसी मूवी जिसमें आप चाहते हैं कि आप जाएं अगर मौका मिले तो? नहीं, वैसा तो शालिनी, ऐसा है कि मैं जब स्टूडेंट था तब मेरे दिमाग में यही था कि भाई अपन भी अभिनेता बनना चाहिए। और मैंने अच्छा। 2-3 फिल्मों में मैंने टाइटल रोल भी किया है। कुछ 2-3 फिल्मों में छोटा छोटा रोल मैंने किया है। मैंने भूमिका नाम का एक वीकली मैंने चलाया है। और मैं पहले जो न्यूज़ लिखता था, तो मैं न्यूज़ ऐसे लिखता था कि वो डायरेक्ट उन्होंने न्यूज़ छपनी चाहिए, मतलब वहाँ कोई बदल करने की आवश्यकता नहीं है। और पहले के ज़माने में मैं खुद जाकर मैं वो एडिटर को मिलकर वो न्यूज़ की कॉपी में देता था, जेरोक्स, बोले जेरोक्स रहती थी। और हर जगह पर मेरी न्यूज़ आती थी। कोई मेरी रिएक्शन हो, मेरे आंदोलन की न्यूज़ हो, और हमारे आंदोलन के फोटो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, फ्री प्रेस जर्नल हो, नव भारत हो, तो महाराष्ट्र टाइम्स हो, सभी पेपर में बड़े बड़े छपते थे हमारे आंदोलन के। हमारे आंदोलन में 50,000, 1 लाख, 2 लाख लोग आते थे। इसीलिए मेरी पहचान अच्छी बन गई थी। मुझे महाराष्ट्र के सब मुख्यमंत्री जानते थे। अभी तो मैं फ़ोन किया तो बहुत अधिकारी बोलते कि अरे आपने फ़ोन किया, हम तो आपका यूट्यूब में सुनते हैं, आप तो बहुत पॉपुलर है, आपने फ़ोन किया है। तो मतलब अनेक लोग रिस्पेक्ट करते हैं आज भी। है। तो मुझे फिल्म में मतलब काम करने की इच्छा थी, और लेकिन मैं सोशल एक्टिविटीज़ में आया, बाद में राजनीति में आया। महाराष्ट्र में मैं सोशल वेलफेयर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी मैं रहा हूँ। और बाद में 3 बार मैं लोकसभा में चुनकर आया, 98, 99, 2004। और चौथी बार मैं शिरडी से मैं हारा था। तो इसी तरह राजनीति में 3 बार मैं लोकसभा में रहा। अभी सेकंड टाइम मैं 26 तक राज्यसभा में हूँ। अभी मुझे और एक बार राज्यसभा मिलेगी 26 को, तो 32 तक मैं रहूँगा। हाँ। तो 32 के बाद भी 38 तक भी मैं रहूँगा। या मैं लोकसभा में भी आ सकता हूँ बाद में आने वाले 29 को। हाँ। तो ठीक बात है, ऐसा तो हमको मौका अच्छा मिला है, मतलब। लेकिन फिल्म में काम करने की मेरी इच्छा थी, लेकिन अभी तो फिल्म का विषय नहीं है। लेकिन भविष्य में एक आधा फिल्म निकालने की मेरी इच्छा है। अच्छा। भविष्य में एक आधा फिल्म निकालने की इच्छा है। तो एक आधे अच्छे कौन होगा उसमें? हीरो हाँ? हीरोइन किसको लेंगे? नहीं, हीरोइन देखिएगा, अभी वो स्टोरी भी जब बनेगी, अभी तो मुझे टाइम नहीं है। लेकिन कभी एक आधी सोशल एक्टिविटीज़ पर एक आधी फिल्म आएगी जिससे समाज को मार्गदर्शन मिले। खाली एंजॉयमेंट के लिए तो मतलब फिल्म होनी चाहिए, लेकिन फिल्म का विषय भी ऐसा होना चाहिए। फिल्म दिशा देने का काम करने वाली फिल्म होनी चाहिए। उसमें संगीत भी होना चाहिए, उसमें अभिनय भी होना चाहिए, उसमें विषय भी अच्छा होना चाहिए। तो आजकल की फिल्में बहुत सारे मतलब फाइटिंग वाली फिल्म होती है, मतलब फाइटिंग वाली फिल्म होती है, लेकिन मुझे राइटिंग वाली फिल्म चाहिए। मतलब फिल्म के साथ साथ फिल्म भी हो, लेकिन अच्छी फिल्म हो। और अनेक फिल्में अच्छी भी है। जिस तरह अपने अनिल शर्मा की जो गदर 2 फिल्म आई, उन्होंने इतना बिजनेस किया कि अनिल कपूर जी का मुझे भी फ़ोन आया था, और मैंने उनका फ़ोन किया था। और मैं उनके ऑफिस में मैं गया था उनका सम्मान करने के लिए, अपना अंधेरी में, जू में। और उन्होंने मेरे लिए फिर एक फिल्म का प्रोग्राम रखा था गदर 2 का, सिटी मॉल में। फिर मैं गया था। अभी फिल्म के लिए टाइम में मिलता नहीं है। हाँ। लेकिन अनिल शर्मा जी ने मेरे लिए फिल्म का एक शो रखा था। तो मैंने वो पूरी फिल्म देखी थी। तो मतलब जो गदर 2 की फिल्म है, अभी गदर 3 भी आ रही है शायद। तो फिल्मों में मुझे इंटरेस्ट है। मतलब फिल्म मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो देखता हूँ। लेकिन मुझे न्यूज़पेपर में पूरा मालूम होता है कि या टीवी में भी पूरा
फिल्म गाता है। तो आपने जो पूछा है कि कभी फिल्म में आने का मौका मिला, तो अभी फिल्म का तो, लेकिन फिल्म निकालने का मेरा विचार है भविष्य में। और अच्छा मैं एक्टर ले लूँगा, उस फिल्म को अवार्ड मिलना चाहिए, ये मेरी कोशिश रहेगी। आर्टिस्टिक फिल्म हो, संगीत उसमें हो, विषय उसमें हो, एक्टर अच्छे हो, और सबसे ज़्यादा एक्ट्रेस भी अच्छी हो। तो मतलब सभी लोगों को लेकर मैं फिल्म निकालने का विचार है मेरा आगे। लेकिन अभी के दौर के जितने भी एक्टर और एक्ट्रेस हैं, आपको उसमें सबसे योग्य अपनी फिल्म के लिए कौन लगता है? सबसे अच्छी एक्टिंग आज के समय में जो करता हो, मेरे ख्याल से उसको ही लेंगे आप अपनी पिक्चर में। हाँ, मतलब एक्टिंग तो है, लेकिन अभी एक्टिंग का देखते हैं। मतलब अगर फिल्म हम, जिस तरह अभी अमिताभ बच्चन तो मेरे बहुत बड़े लोकप्रिय कलाकार है। अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन की फिल्म मैंने काफ़ी देखी भी है। शोले नाम की जो उनकी फिल्म थी वो भी मैंने देखी है। और मुझे वो डायलॉग याद है कि अरे ओ सांबा, वो डायलॉग जो था, तो डायलॉग है मतलब। लेकिन अभी पॉपुलर फिल्म का देखते हैं मुझे, जो एक तो सोशल, इसमें आलमजीत एक है जिन्होंने रजनीकांत की अनेक फिल्में भी निकाली। परमजीत एक डायरेक्टर है। और अगर मैं अगर फिल्म निकालूंगा तो मेरे दिमाग में है कि जो रजनीकांत की जो है अपने धनुष धनुष एक है, वो एक अच्छे एक्टर है, मतलब युवा एक्टर भी है। और आजकल साउथ की फिल्में ज़्यादा चल रही है। साउथ की स्टोरी भी अच्छी रहती है, उसमें लोगों को देखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है। और फिल्म एक्ट्रेस देखिए, फिल्म एक्ट्रेस अकाउंट लेना है, लेकिन ये ऐसा दिमाग में है कि एक आधी फिल्म आगे हम निकालूँ और वो फिल्म ऐसी पॉपुलर भी हो, वो फिल्म दिशा देने का भी काम करेगी। तो ऐसा दिमाग में भविष्य में देखते हैं। चलिए, वो फिल्म जब आएगी तो हम सारे भी जाएंगे देखने के लिए। हाँ, आपको वो बुलाएंगे ना, हम तो आपको बुलाएंगे। आपके बिना फिल्म शुरू नहीं होगी। आपको, अरे वाह, आपको मेरे फिल्म देखने के लिए ज़रूर बुलाएंगे। और आपके इस यूट्यूब के साथ हम मतलब बुलाएंगे और मेरी फिल्म हम आगे चलाएंगे। क्या बात है, शानदार। अच्छा, अब थोड़ा अगर हम राजनीति की बात करें, महायुति की सरकार बन गई महाराष्ट्र में, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि महायुति की सरकार नहीं बनी है, ईवीएम सरकार है। हाँ, तो मुझे लगता है कि अपोजिशन को कोई भी बोलने का अधिकार जरूर है, लेकिन कुछ भी बोलने से कोई उसमें सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। क्योंकि लोकसभा में हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ कि लोकसभा में 40-45 सीटें हमको मिलेगी, ऐसा विश्वास था। क्योंकि शालिनी 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। विजन उनका है, सोच कर वो निर्णय लेते हैं। पहले लोगों ने कुछ भी नहीं किया ऐसा नहीं है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं किया है। जिस तरह नेशनल हाईवे हमने देखे है कि नेशनल हाईवे पूरे सिंगल ही रहते थे, कुछ अपवादात्मक 4 लेन 6 लेन थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी आने के बाद 10 सालों में नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में इतने नेशनल हाईवे बने हैं, नए नए रोड बने हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र में नागपुर से मुंबई का समृद्धि मार्ग है, वो इतना अच्छा बना है कि 7 घंटे में नागपुर से मतलब मुंबई आते हैं। और अगर ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन से जाने के लिए 14 घंटे लगते हैं, क्योंकि 800-900 किलोमीटर नागपुर है। तो मतलब वो रोड बना है। अभी मुंबई से दिल्ली को 12 घंटे में पहुंचाने वाला रोड बन रहा है। ऐसे अनेक रोड बने हैं। दूसरा ये बात है कि भाई विकास इतना हुआ है कि अभी आजकल एयरपोर्ट अपने बहुत अच्छे बने हैं। और बाकी निर्णय तो किसानों के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का निर्णय है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनेक स्मारक के काम पूरे हुए हैं उनके कार्यकाल में। कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में उनके भी साथ था, लेकिन उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया था। 26 अलीपुर रोड में जहाँ बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो जगह पर मोदी साहब ने बहुत अच्छा मेमोरियल बनाया है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन था, वहाँ डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बना है अपने ली मेरिडियन होटल के बाजू में, इंडिया गेट के बाजू में है वो। तो ऐसे अनेक काम हुए हैं। तो इसीलिए हमें इतनी बड़ी सफलता मिली।
और एक तो माननीय उद्धव ठाकरे और संजय राउत, ये इनका उल्टा सीधा भाषण, ये भी लोगों को ठीक नहीं लग रहा था। रोज अटैक करना, एकनाथ शिंदे पर ये खोकेबाज है, ये गद्दार है, इसी तरह की लैंग्वेज हमेशा उनके मुंह से आती थी। और एक तो मोदी जी के विकास का भी फायदा हमको हुआ, क्योंकि मुंबई में मेट्रो आ गई, अटल सेतु बना, अनेक रोड बन रहे हैं और झोपड़पट्टी का विकास भी हो रहा है। 4 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को मकान पक्के मिले हैं, 12 करोड़ लोगों को मतलब शौचालय नए बने हैं। तो ऐसे अनेक काम जो हुए हैं, तो हमारे सफलता का कारण नरेंद्र मोदी जी ने किया हुआ विकास देश का और महाराष्ट्र का। दूसरा एक था कि मतलब एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का बीजेपी का निर्णय बहुत सही था, क्योंकि उनके आने से ही मतलब यह सरकार बनी थी। वो 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए और बीजेपी के साथ आए और सरकार बनी। और देवेंद्र फडणवीस जी पहले 5 साल मुख्यमंत्री रहे भी थे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी के कारण ही सरकार बन रही है। उसमें बीजेपी की पास 112-113 सीटें थी, मतलब उनकी बीजेपी की, और 8-9 इंडिपेंडेंट थी, तो उनके पास 120 तक सीटें थी। तो देवेंद्र फडणवीस जी 2 कदम पीछे रहकर उन्होंने वो वैसा डेप्यूटी सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन माननीय जेपी नड्डा साहब का निर्णय मोदी साहब का और अमित शाह साहब का उनको बताया कि आपको डिप्टी सीएम बनना है, तो फिर अचानक वो डिप्टी सीएम बने। लेकिन उन्होंने एकनाथ शिंदे जी का बहुत बड़ा रिस्पेक्ट किया और एकनाथ शिंदे जी ने भी देवेंद्र जी का रिस्पेक्ट किया। तो इसी तरह और बाद में अजीत दादा पवार भी हमारे साथ आए, तो मतलब हमारी संख्या 200 के ऊपर थी, 210-11 लोगों की संख्या थी। अजीत दादा 42 लोगों को लेकर आए एमएलए को, एकनाथ शिंदे 50 एमएलए को लेकर आए, तो ये हो गए कम से कम 92 हो गए। और बीजेपी के पास भी इतने थे एमपी, तो इतने हमारे पास थे ही। तो मतलब इसमें और एक लाडली बहना एक योजना है, ये योजना बहुत अच्छी तरह मतलब अनाउंस होने से पूरे महिलाओं में बहुत बड़ा उत्साह था, उन्होंने भी बहुत बड़ा वोटिंग किया। दूसरा कारण ये था कि हमारा दलित समाज जो है, लोकसभा में संविधान बदलेगा, राहुल गांधी रोज हाथ में किताब लेते थे, मतलब रोज हाथ में किताब लेते थे और बोलते थे कि भाई ये संविधान बदलने वाले हैं मोदी जी, ये आरक्षण निकालने वाले हैं, हिंदुत्ववादी है। इसी तरह की गलत बातें करते करते उन्होंने लोगों तक ये पहुंचाया कि भाई संविधान बदलने वाले हैं, संविधान बदलने वाले हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। तो उसका गहरा इफेक्ट हमारे अगेंस्ट हुआ और लोकसभा में मोदी जी को ऐसा लगता था कि बीजेपी की 303 सीटें थी 2019 में, और G20 है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज है, किसानों के खाते में पैसा है, दलितों के लिए अनेक योजना है। मेरे मंत्रालय का बजट 1,58,000 करोड़ का था। दूसरे मंत्रालय के कंपैरिजन में मेरे मंत्रालय का बजट बड़ा था सोशल जस्टिस का। और फिर ये भी कारण है। और दूसरा कारण हाँ तो ये है कि लोकसभा में दलितों का, माइनॉरिटीज़ का वोट बिल्कुल हमको मिला नहीं, बिल्कुल नहीं लेकिन मिला, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिला। इसीलिए हमारी खाली 17 सीटें चुनकर आई और महाविकास आघाड़ी की 31 सीटें चुनकर आई। तो तब हमने ये सवाल नहीं उठाया ईवीएम मशीन का। जब कांग्रेस पार्टी के 99 सीटें चुनकर आई तब हमने सवाल नहीं उठाया कि ईवीएम मशीन खराब थी करके। लेकिन जब हमको सफलता मिलती है तब ईवीएम मशीन खराब होती है। तो ये मतलब लोकतंत्र में अच्छी बात नहीं है। और ईवीएम मशीन नरेंद्र मोदी ने नहीं लाई है, ईवीएम मशीन कांग्रेस के कार्यकाल में आई है। और अगर आप बैलेट पेपर में लेना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन से बात करूं, निर्णय अगर होता है तो हम बैलेट पेपर के लिए भी तैयार हैं।
इसीलिए मुझे लगता है कि रोने का काम करने की आदत है, मतलब लोकतंत्र को धोखा देने का ये काम कर रहे हैं। अरे जो मैंडेट होता है उसको स्वीकारना चाहिए। जब इतने साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, बीजेपी हमेशा अपोजिशन में रही, अटल जी के टाइम पर खाली बीजेपी सत्ता में आई, लेकिन तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो लोगों ने मान्य किया है, और कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री ना बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ना तोड़े, इसीलिए उनको हराने के लिए सब लोग एक साथ आए। जो ममता बनर्जी अटल जी के टाइम पर हमारे साथ थी, जब एनडीए बना था फर्स्ट एनडीए, तब मैं एमपी था और मेरी पार्टी एनडीए का एक पार्टनर थी। मैं जो ना एनडीए का पार्टनर, जब मैं तो यूपी में था मैं, लेकिन जब इंडिया अटल जी के टाइम पर जो वो बनी थी, तब अटल जी के टाइम पर मुझे लगता है कि 182 सीटें बीजेपी की चुनकर आई थी, सबसे ज़्यादा सीटें पहली बार चुनकर आई थी। और फिर उसमें हमारे जॉर्ज फर्नांडिस हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, डीएमके के करुणानिधि जी हो, ऐसी अनेक पार्टियां वहाँ तब एनडीए में थी। तो मुझे लगता है कि तब तो अभी नरेंद्र मोदी साहब के टाइम पर इतनी सीटें चुनकर आई, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मोदी साहब ने भ्रष्टाचार पर वार किया, मोदी साहब ने कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों पर वार किया, मोदी साहब ने विषमता पर वार किया, और मोदी साहब हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान का नाम लेते हैं, संविधान को माथा टेकते हैं, और वो संविधान कैसा बदल सकते हैं, ये हमने लोगों के सामने जाकर प्रचार किया, और पूरे दलित बड़ी संख्या में हमारी महायुति के साथ आए, और इसीलिए हमको इतनी सफलता मिली। 237 सीटें 288 में से इतनी बड़ी सफलता हमको मिली है। तो ये महाविकास आघाड़ी ने हार माननी चाहिए, लेकिन हार मानने के लिए तैयार नहीं। वो बोलते ईवीएम मशीन दोषी है। अभी ईवीएम मशीन तो क्या सरकार के हाथ में थोड़ी होती है, ईवीएम मशीन पूरी पुलिस के पास होती है, या पूरा उधर उनके पूरा बंदोबस्त होता है, पार्टी के लोग वॉलंटियर होते हैं वहाँ। या मशीन में जो मशीन होती है, तो मशीन का प्रोटेक्शन करने के लिए जिस तरह पुलिस होती है, उसी तरह हर पार्टी का एक दो लोग भी वहाँ होते हैं, वहाँ कोई गड़बड़ी ना करे। तो इसीलिए ये तो ऐसा बोल रहे मशीन खराब थी, एक आधी मशीन खराब हो सकती है, और मशीन एक आधी खराब भी हो सकती है। तो उसमें ये भी हो सकता है कि भाई कमल को वोट डालने के लिए गया और पंजा वोट मिला, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए ईवीएम मशीन पर दोष देना ठीक नहीं है। और हमारी जीत ये जनता के भरोसे पर है, जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं। कल मोदी साहब ने अपने भाषण में भी महाराष्ट्र का जिक्र किया, हरियाणा का जिक्र किया, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का जिक्र किया कि महाराष्ट्र में हमको इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो लोकसभा के बाद वातावरण चेंज हो रहा है, और राहुल गांधी जी का नेतृत्व जो है, ये नेतृत्व खाली अटैक गलत करते रहते हैं। कल मोदी साहब ने अपने भाषण में किसको भी सभी लोगों को आह्वान किया कि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ते हैं, भारत को मजबूत करते हैं, 2047 तक देश को ऐसी ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। उसके लिए अपोजिशन का भी हमको सहयोग चाहिए, और हम अपोजिशन का आदर करते हैं, ये भी मोदी साहब ने बताया है। मुझे लगता है कि खिलाड़ी वृत्ति से राजनीति करनी चाहिए। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे कि अगर 20-30 सीटें अगर कम ज़्यादा होती थी तो ये लोग सब जेल में होते थे। तो वो तो जेल में होते थे ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार आने के बाद भी आप जेल में नहीं है, आप पार्लियामेंट के वेल में है, तो मतलब वेल में आप आते हैं, किसको हमने जेल में नहीं डाला है। ठीक है, जो ईडी का इंक्वायरी होता है वो अलग अलग तरीके से होता है, वो तो उससे कोई सरकार का संबंध होता नहीं, वो सब पेपर पर होता है। गलत अगर ईडी ने किसको अरेस्ट किया होगा तो आपको आपके पेपर दिखाने का अधिकार है, आपको ये सब वहाँ पर प्रोविजन है। तो ईडी का इंक्वायरी से हमारा सरकार का मोदी साहब का कोई संबंध नहीं है। लेकिन प्रचार इसी तरह किया जाता है, और हमने किसको जेल में नहीं डाला है। खड़गे जी भी जेल में नहीं है, राहुल गांधी जेल में नहीं है, सोनिया गांधी जेल में नहीं है। तो इसी तरह का गलत प्रचार करना ठीक नहीं, और गलत प्रचार करने से ही इन लोगों का नुकसान हो रहा है।
आपने मोदी सरकार के इतने काम गिनाए कि कैसे कैसे सरकार ने लोगों का भरोसा जीता, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने में सरकार अभी भी नाकाम है। 2014 में मोदी सरकार आई ही महंगाई के मुद्दे पर थी और 2024 अब 2025 लोग परेशान है, महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? हाँ, तो महंगाई के बारे में तो जिस तरह महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई के लिए जरूर हमारे सरकार का प्रयत्न है भी है। महंगाई आम आदमी को थोड़ा सा महंगाई से काफ़ी नुकसान भी है, इसीलिए महंगाई कहीं से कम हो सकती है, इसके लिए हमारी कोशिश है। अभी एक क्षेत्र ऐसा है कि उनके पेमेंट अच्छे बढ़ रहे हैं, उनका इनकम भी अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन वो हायर क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके लिए कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लोअर क्लास के लिए जो आपने बताया कि महंगाई का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये तो एक वर्ग जो 30-40% जो सोसाइटी है, लोग हैं, उनके लिए महंगाई का काफ़ी मतलब उनको परिणाम उसका है। तो जरूर हमारी निर्मला सीतारामन जी फाइनेंस मिनिस्टर है, मोदी साहब भी उसके लिए सोच रहे, तो सोचते भी है। तो महंगाई कम करने का प्रयत्न जरूर हम करेंगे, हमारी कोशिश है कि महंगाई कम होनी चाहिए। इसके अलावा क्योंकि आप हमेशा दलित राजनीति का चेहरा रहे हैं, आपने उनके लिए काम किया है, तो यहाँ समझना मैं ये चाहती हूँ कि आरक्षण जिस मकसद के साथ शुरू किया गया था उसमें क्या वो कामयाब रहा है, आपको लगता है? हाँ, तो मुझे लगता है कि जिस तरह संविधान में दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण मिला, तो वो मिला था जाति के आधार पर मिला था कि ये जातियाँ बैकवर्ड है, ये जातियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और समाज का नीचे का ये वर्ग है, उनको ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब ने बहुत आग्रह किया था कि रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तब रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे एमपी नहीं थे, तो बाबा अपना जो संविधान सभा में जो लोग थे वो आरक्षण का समर्थन करने वाले मैक्सिमम लोग नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब ने इतना आग्रह किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने संविधान सभा में कि इन वर्ग को आरक्षण मिलना ही चाहिए। अगर 2 घोड़े 4-5 घोड़े हैं और उसमें जो तगड़ा घोड़ा है, ये 5 घोड़े की अगर हम उनका स्पर्धा रखते हैं तो जो सशक्त घोड़ा होता है वो आगे जाता है, दूसरा थोड़ा कम है वो उसके पीछे रहता है, और जो एकदम कमज़ोर होता है वो सबसे पीछे रहता है। तो उसको आगे आना है तो उनको सशक्त बनाने की आवश्यकता है, इसीलिए आरक्षण की आवश्यकता है। और इसीलिए आरक्षण देने के बाद जरूर ये 1950 में संविधान लागू हुआ और उसके बाद आरक्षण समझो शुरू हुआ, तो शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में बहुत बड़ी प्रगति है। शेड्यूल ट्राइब से शेड्यूल कास्ट में ज़्यादा प्रगति है। बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, साइंटिस्ट है, हर क्षेत्र में हमारे लोग बड़ी संख्या में आज है। हमारा बैकलॉग जो 15% जो आरक्षण है, ये 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिलता है, 7.5% आरक्षण मिलता है ट्राइबल के लिए, और ये हो गया 22.5%, और बाकी का 27 आरक्षण जो मिलता है ओबीसी के लिए मिलता है। टोटल आरक्षण 49.5% है। और ये आरक्षण कितने लोगों को मिलता है, तो 15 मतलब अभी तो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन 16.26% है 11 की जनगणना के मुताबिक, और ट्राइबल का पॉपुलेशन 7.4% है। दोनों मिलाकर 25 के ऊपर होता है। और ओबीसी का कालेलकर कमीशन के रिपोर्ट के माध्यम से ये दिखाया गया है कि ओबीसी 52% है। अभी सेंसस के बाद ही मालूम होगा न कि कितने हैं, लेकिन जो उन्होंने स्टडी किया था उस स्टडी के मुताबिक उनका अंदाजा था कि भाई 52% ओबीसी है। तो अगर ये 52% ओबीसी हो गए और ये 25% हो गए तो ये हो गई 77% हो गए। तो जिनका पॉपुलेशन 77% है उनको आरक्षण मिलता है 49.5%, और जिनकी आबादी 23% बची है उन लोगों को 50.5% जनरल सीटें मिलती है। मतलब आज अभी उसमें एक फर्क अभी आ गया है कि माननीय मोदी साहब ने, मोदी सरकार ने, मेरे मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है कि जो कास्ट SC ST OBC में आती नहीं है, मैंने बार बार इस मुद्दे को उठाया था कि दलितों पर अत्याचार के कारणों में जो अनेक कारण है
उसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि हमको आरक्षण मिलता है, दलितों को आरक्षण मिलता है, हमको नहीं मिलता है। और वो गरीब है तो हम भी गरीब है, हमारी कास्ट तो ऊपर वाली है लेकिन हमको आरक्षण मिलता नहीं। इसीलिए दलितों पर अत्याचार की संख्या बढ़ भी रही थी और मतलब अत्याचार होते थे। तो इसीलिए मैंने भी बार बार ये भूमिका रखी थी देश भर में, मेरी स्पीच में, पार्लियामेंट में। और फिर मोदी सरकार ने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कास्ट ST OBC में आती नहीं है, उन लोगों को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया और अभी सभी वर्गों को आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण के मुद्दे पर आपने जो पूछा था कि वह स्ट्रेंथन, समाज आज स्ट्रेंथन हो रहा है। एजुकेटेड आज हमारी जोधपुर पट्टी की भी जो लड़का लड़की है वो स्कूल में जाते हैं, उसमें ड्रॉप आउट का भी परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और बहुत सारे लोग अभी यूनिवर्सिटी में हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, अनेक क्षेत्र में हमारे लोग हैं। तो आरक्षण का फायदा हमको ज़रूर हुआ है। मैं थोड़ा सा आरक्षण के ऊपर आपसे डिटेल में चर्चा सर करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है आरक्षण के मुद्दे पर आपसे बेहतर कोई समझा नहीं सकता किसी को भी। 2 डेटा आपके सामने मैं रखूं, एक तो NCAER का डेटा है और दूसरा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोध जो कि 2019 में हुआ था। ये दोनों ही जो रिसर्च हुए हैं, डेटा इकट्ठा किया गया है, वो ये बताता है कि जो रिजर्वेशन वाले बच्चे हैं, दलित के बच्चे की अगर मैं बात करूं, तो वो अगर मजदूर का बच्चा है तो अगली पीढ़ी भी मजदूरी ही कर रही है। लेकिन सामान्य वर्ग में अगर कोई मजदूर का बच्चा है तो आगे चल करके उसने पढ़ाई की या अपना एरिया बदला, वो मजदूर नहीं है। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या आरक्षण का सही लाभ मिल पाया है या सिर्फ क्रीमी लेयर है जो उसका फायदा उठाती जा रही है और आज भी जो गरीब दलित है वो बेचारा परेशान है। हाँ, तो मतलब आपने जो पूछा बात सही है कि भाई जब रिजर्वेशन है तो अगर शेड्यूल कास्ट का बच्चा है और बहुत सारे IAS अधिकारी जो हमारे बने हैं, IPS अधिकारी बने, IRS बने हैं, IAPS बने हैं, उसमें उनके पिताजी खेत में काम करने वाले खेत मजदूर थे, है, उसमें से भी अनेक बच्चे हैं। लेकिन ज़रूर कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई उनके पिताजी ये पुलिस ऑफिसर है, रेवेन्यू ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है। तो ऐसे लड़कों को भी मौका मिलता है। उसमें हमारा कहना ये है कि भाई हमारे समाज में इस विषय पर विवाद नहीं है। बाकी के लोग विचार कर रहे हैं कि भाई उनको क्यों चाहिए, IPS का लड़का है, MP का लड़का है, मंत्री का लड़का है, इनको क्यों चाहिए। तो मेरा लड़का जीत है, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए। मैं कोई इतना पैसे वाला आदमी भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे लड़के ने वो पोस्ट लेने के बजाय और किसी का गरीब लड़के को मिलती है तो हमको आनंद उसमें है। तो अभी खुद हर एक ने उसका विचार करना चाहिए, लेकिन हमारा आरक्षण है ये क्रिमिलेयर के पद्धत सिस्टम पर नहीं है। हमारा आरक्षण जाति के आधार पर है और हमारे आपस में ये विवाद नहीं है। दलित समाज में उनको क्यों मिला, ऐसा विवाद हमारे समाज में नहीं है। सवाल उठता है बाकी के लोगों की तरफ से उठता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई, लेकिन अभी हर आदमी अगर वो अच्छा स्टेबल बना है तो उन्होंने आरक्षण छोड़ना चाहिए। उन्होंने बताना चाहिए कि हमारे लड़के के लिए कोई नहीं चाहिए। अभी मैं उदाहरण के आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मेडिकल का एडमिशन है तो 95 को अगर जनरल का एडमिशन क्लोज होता है तो हमारा एडमिशन 92 तक क्लोज होता है। 2-3 मार्क का फर्क है। फिर हमारा लड़का, बहुत सारे लड़के झोपड़पट्टी में रहकर वो बाहर के रास्ते के लाइट के नीचे वो स्टडी करते हैं। उनके स्टडी रूम नहीं होता है, उनको इतनी फैसिलिटी होती नहीं, इतने अच्छे कपड़े नहीं मिलते हैं। उसके बावजूद भी संघर्ष करके वो वहाँ तक पहुँचते हैं। तो 2-3% मार्क कम पढ़ना रहना इसका मतलब उसकी बुद्धि का कम ऐसा नहीं है। और मेडिकल के लिए समझो हमारे आदमी को 80% वाले को एडमिशन नहीं मिलता है, लेकिन समझो कम मार्क वाले को भी एडमिशन मिला। तो पास क्वालिफाई होने के लिए ऐसा कुछ सुविधा नहीं है। मतलब अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो दलित है, इसके लिए इनको
कम मार्क में उनको क्वालिफाई करो, ऐसा नहीं है। तो कम मार्क वाला भी परिस्थिति के मुताबिक कोई बीमार होता है तो स्टडी नहीं होता है, लेकिन हमारे लड़के इतने मजबूर रहते हैं, उसके बावजूद भी स्टडी करके वो वहाँ तक पहुँचते हैं। अभी मेरे मंत्रालय में ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम है, तो हम 125 स्टूडेंट को भेजते हैं, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का जो कोर्स होता है। तो हमारे बजट के मुताबिक अभी हम 125 लोगों को, स्टूडेंट को देते, उसमें अभी संख्या बढ़ाने का हमारा विचार है, लेकिन हमारे पास कम से कम 600 के ऊपर एप्लीकेशन आते हैं। हमको अमेरिका में एडमिशन मिला है, कोलंबिया में मिला है, ऑक्सफोर्ड में मिला है, इंग्लैंड में मिला है, जर्मनी में, तो इसी तरह के अनेक एप्लीकेशन आते हैं। तो आपका सवाल इतना ही है कि क्रीमी लेयर की पद्धति जो है ये लागू करना ये SC ST के लिए संभव नहीं है, लेकिन फायदा समाज के लिए हो रहा है, लोग प्रगति की दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। शालिनी, लोग अमूमन मैंने देखा है कि ये कहते दिखाई देते हैं या वो ये सलाह देते दिखाई देते हैं कि क्या ये संभव है कि कोई एक शख्स अपने जीवन में 2 या 3 बार ही आरक्षण का लाभ ले पाए, या कभी क्या ये संभव हो पाएगा? अगर एडमिशन में आपने ले लिया तो फिर आपको नौकरी में ना मिले, अगर एडमिशन और नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल गया तो प्रमोशन में ना मिले। क्या आप इसके पक्षधर हैं? नहीं, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। मतलब मैं जिस समाज से आता हूँ तो समाज की भावना ऐसी है कि भाई जो आरक्षण हमको है हमको मिलना चाहिए। अगर रिक्रूटमेंट का आरक्षण है तो प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए, प्रमोशन में आरक्षण नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो समाज की भावना यही है कि भाई हमको न्याय में मिलना चाहिए। हम इतने सालों से अभी हमको ये मिल रहा है, लेकिन हजारों सालों से हम गांव के बाहर रहे। हम अनटचेबल समझकर हमको गांव के बाहर फेंक दिया था। इतना अन्याय हमने सहन किया है। दूसरों के कपड़े पहनकर हमने हमारा संसार चलाया है, दूसरे खेत में काम करके हमने हमारा संसार बसाया है। तो अभी हमको फ़ायदा मिल रहा है तो फिर ये इनको निकालो इसी तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारे समाज को लगता है। लेकिन एक बात से मैं सहमत हूँ कि जिनका फ़ायदा हुआ है उन्हें खुद ने ही बोलना चाहिए कि भाई हमको इसका फ़ायदा हमको भी नहीं लेना है। मेरा लड़का तो सक्षम है, मेरी लड़की तो सक्षम है, तो इसीलिए ऐसा कुछ अगर मार्ग निकलता है तो आगे इसका विचार हो सकता है। ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है ये समाज में जाति व्यवस्था को खत्म कर रहा है या उसको और बढ़ावा देने का काम कर रहा है? मुझे लगता है कि आरक्षण का मुद्दा जाति व्यवस्था से वैसा संबंधित नहीं है। जाति के आधार पर तो आरक्षण मिला है, लेकिन आरक्षण रहेगा या नहीं भी रहेगा तो जाति व्यवस्था रहेगी, क्योंकि कानून से शालिनी जी आर्टिकल 17 के मुताबिक संविधान ने जाति व्यवस्था खत्म की है। लेकिन आज भी दलित पर अत्याचार होते रहते हैं। आज दलित समाज में जागृति आई है, दलित समाज आज सक्षम बन गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के कारण उनको बहुत बड़ी ताकत मिली है, और इसीलिए मतलब वो किसको डरता नहीं है। आज बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए गांव में 100 लोगों की बस्ती हो और गांव 10,000 का हो, और गांव ने अगर विरोध किया कि बाबा साहब के जयंती का जो जुलूस है गांव में नहीं निकलना चाहिए, ऐसा कोई अगर ऐसा करते हैं तो हमारे लोग बाबा साहब की जयंती का रैली निकालने के लिए पूरा गांव को कोशिश करते हैं। हमको फ़ोन करते हैं, DM के पास जाते हैं, तो इसी तरह जागृति आई है। तो मुझे लगता है कि इसी तरह समाज तो आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपने जो बोला कि समाज के कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन समाज के गांव में रहने वाले आज भी लोग भूखे तो नहीं रहते हैं, लेकिन उनकी हालत, जिनके घर में कोई नौकरी के लिए है, कोई धंधा पानी करता है, तो ऐसे लोगों के मकान अच्छे हैं, लेकिन रोज़ मजदूरी करने वालों के मकान इतने अच्छे नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है। इसीलिए हमने बीच में मांग किया था कि हर फैमिली को 5 एकड़ ज़मीन मिलना चाहिए। विनोबा भावे जो हमारे महाराष्ट्र के थे, सेवाग्राम वर्धा के, उन्होंने लाखों एकड़ ज़मीन भूदान के मूवमेंट के माध्यम से उन्होंने ली थी और अन्य लोगों को ज़मीन बांटी थी। तो दलित को अगर वहाँ 5 एकड़ ज़मीन गांव में मिलती है तो गांव में रह सकते, गांव में, शहर में आएगी नहीं, शहर में झोपड़पट्टी नहीं बढ़ेगी।
तो गांव में उनको रोज़गार मिलना चाहिए, जिले में उनको रोज़गार मिलना चाहिए। इसी तरह की सिस्टम भी भविष्य में करने की आवश्यकता है। गांव के लोग ज़्यादा मुंबई, दिल्ली, पुणे, लखनऊ या पटना या बड़े शहरों में ना आए, तो उन्होंने वहाँ ही उनको रोज़गार मिले। तो ऐसा अगर होता है तो ये ठीक है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए आगे। बातों बातों में अभी आपने जिक्र किया था कि बाबा साहब को कांग्रेस ने हरवाया था, चुनाव हरवा दिया था। आपके लिए भी खबर ऐसी थी कि 2004 से 2009 का जो यूपीए का काल था, आप ये चाहते थे कि आपको उसमें मंत्री बनाया जाए। मंत्री तो बनाया नहीं गया, बाद में जब चुनाव हुआ तो आपको हरवा दिया गया। हाँ, तो मुझे ये हुआ था कि मुझे कांग्रेस पार्टी के अलायंस में मैं 1998 में मैं चुनकर आया था। उसके बाद अचानक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई एक होड़ से 98 में। फिर दूसरा चुनाव आया 99 में। फिर 99 में मैं पहले 98 में मुंबई से चुनकर आया था, 99 में मैं पंढरपुर से चुनकर आया था, 2004 में मैं पंढरपुर से चुनकर आया था। लेकिन चौथी बार जब मैं खड़ा था शिरडी में, तो शिरडी में मुझे हराया था। और शिरडी में मुझे हराया था, कांग्रेस पार्टी ने हराया था, क्योंकि उनको लगता था कि भाई वहाँ अगर मैं चुनकर आऊँगा तो मैं मंत्री बनूँगा, इसीलिए मुझे वहाँ से मुझे हरवाया था। लेकिन उसी तरह आपने जो मुझे पूछा है कि फर्स्ट यूपीए जो था 2004 में, हाँ 2004 में, हाँ 2004 में, हाँ। और मनमोहन सिंह साहब तब प्रधानमंत्री बने थे। तब मुझे मतलब मंत्री बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि पूरे प्रचार में महाराष्ट्र के शरद पवार साहब, बाकी के नेता बोलते थे कि नहीं आठवले जी मंत्री बनने वाले, आठवले सरकार हमारी आती है तो आठवले जी मंत्री बनेगी। और हमारे समाज ने बहुत बड़ा हुटिंग मतलब कांग्रेस पार्टी को किया और यूपीए की सरकार आ गई। लेकिन मुझे माननीय प्रणब मुखर्जी साहब, आदरणीय नेता, और अहमद पटेल जी, ये शरद पवार के रकबगंज रोड के बंगले पर आए और मुझे वहाँ पर बुलाया। मुझे बताया गया कि रामनाथ जी आप अकेले एमपी है लोकसभा के, और बाकी के 2-2, 3-3, 4-4 वाली भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो अभी आपका नंबर पहले राउंड में नहीं लगेगा और 2 महीने के बाद दूसरा शपथ होगा, उसमें आपका नाम रहेगा, लेकिन अभी आपको नहीं हम बनाएंगे। तो मैंने बोला भाई मैं अकेला हूँ, लेकिन मेरे सामने मेरे पास समाज है, मेरी पार्टी कोई स्टेट लेवल की नहीं है, मेरी पार्टी ऑल इंडिया के लिए है। ठीक बात है, मेरी पार्टी कितने एमएलए एमपी छोड़ो, लेकिन हर स्टेट में मेरी पार्टी काम करती है, मेरे साथ कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी संख्या है, तो मुझे मंत्री बनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं बनाया था मुझे मंत्री। तो कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराया, मुझे तो 3 बार लोकसभा में लाया उन्होंने, लेकिन चौथी बार मुझे हराया। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में मुझे शरद पवार साहब ने लिया था। तो इसी तरह उन्होंने हमको सत्ता में भागीदारी भी दी है, लेकिन मुझे शिरडी में हराने का काम जरूर कांग्रेस पार्टी ने किया था। कांग्रेस और एनसीपी ने, जो पवार साहब की पार्टी है, दोनों ने मिलकर मुझे वहाँ हराया था। मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है, हाँ। गुजरात में तैयारी चल रही है यूसीसी की, तो महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जो कॉमन सिविल कोड है, तो इसके संबंध में अभी ऐसा है कि एक तो कॉमन सिविल कोड नहीं है, समान नागरिक कानून नहीं है, इसीलिए हिंदू और मुस्लिमों में ज़्यादा दरार है। हिंदुओं को लगता है कि भाई उनके लिए कानून है, हमारे लिए ये कानून है। तो इसीलिए अगर सही में हिंदू मुस्लिमों में एकता निर्माण करनी है, तो मुझे लगता है कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, समान नागरिक कायदा होना चाहिए। और मुस्लिमों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हमारे विरोध में है। मतलब अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए भी उसकी आवश्यकता है। पहले तो ज़माने में ये था कि पहले ज़माने में 10-10, 12-12, 14-14 हिंदू समाज के लोगों को भी बच्चे होते थे पहले ज़माने में। अभी तो वो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है।
लेकिन लेकिन बीच में जो सर्वे आया है उसमें थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ऐसा कुछ IIT के स्टूडेंट ने उस सर्वे सामने लाया था। तो उनको शादी 2, 3, 4 करने की कानूनी उनको परमिशन है, तो इसीलिए थोड़ा सा हिंदू समाज को लगता है कि भाई ये ठीक नहीं है, इसीलिए दोनों में ज़्यादा थोड़ा दुश्मनी है। तो ये दुश्मनी खत्म करने के लिए, विवाद खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि समान नागरिक कानून आने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। खाली इनको शादियाँ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बाकी ये हिंदू समाज के भी लोग जो है ये लीगल शादी नहीं कर सकते, लेकिन इलीगल शादियाँ करने वाले भी लोग हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि समान नागरिक कायदा होता है तो समाज एक रहने में उसका अच्छा फायदा हो सकता है, चल लीजिए। लिव इन रिलेशनशिप को लेके फिर आप क्या सोचते हैं? लिव इन रिलेशनशिप, आजकल लड़का लड़की एक साथ ही रहने लगते हैं ना, शादी के पहले ही लड़कियां और लड़की एक साथ रहते हैं। अब उत्तराखंड ने कहा UCC ले आकर के कि अब तुम अगर एक साथ शादी के पहले रहोगे तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये जो लिव इन रिलेशनशिप है उसे लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय ये है कि भाई ऐसा रहना ठीक नहीं है। मतलब प्यार करना ये तो ठीक है, दो लड़का लड़की एक साथ आते हैं, उनको एक दूसरे का कैरेक्टर पसंद आता है, एक दूसरे का मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है। तो हमारे मंत्रालय की इंटरकास्ट मैरिज की एक स्कीम है, हम 2.5 लाख रुपए देते हैं और मेरे पास आंकड़े हैं कम से कम 2 लाख से ज़्यादा शादियां हर साल में इंटरकास्ट भी होती है। आपका विषय तो अलग है, ये आपने पूछा है सवाल। तो आपका सवाल ये है कि दो इंटरकास्ट मैरिज ज़्यादा से ज़्यादा होने से जाति व्यवस्था कम हो सकती है। अभी मेरी बीवी श्रीवास्तव है, वो श्रीवास्तव कम्युनिटी के है और वो मूल निवासी यूपी की रहने वाली है और वो लाल बहादुर शास्त्री के रिलेशन में भी आती है मेरी बीबी। तो अभी उनके सभी लोग मेरे पास हमारे घर आते हैं, हम उनके घर जाते हैं, हमको ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई अलग जाति गए करके। तो जाति व्यवस्था कम होती भी जा रही है। लेकिन ऐसा जो आपने बोला कि शादी के पहले ऐसा इकट्ठा रहना ठीक नहीं है। अगर शादी करना ही चाहिए, नहीं तो फिर पहले ऐसा रहते हैं, बाद में विवाद करते हैं, बाद में कोई मर्डर करते हैं, कोई अंदर जाते हैं, वो भी लड़की मर जाती है, वो भी लड़का अंदर जाता है। तो ऐसे प्रकरण ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है और आज समाज में रोज़ अत्याचारी घटनाएं सुनने के लिए मिलती है। रोज़ इधर ऐसा हुआ, रोज़ इधर ऐसा हुआ। ये समाज के कुछ लोगों की मेंटेलिटी पूरी बिगड़ चुकी है, उनके पास नीतिमत्ता नहीं रही है। और शादी के पहले एक साथ रहना ठीक नहीं है। अगर उनको रहना है तो शादी करके रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, ये बताइए, ऐसा कहते हैं कि सरकार किसी की भी हो, मंत्री तो आप रहेंगे, है ना? आपने खुद सदन में ये बात कही कि जब आपकी सरकार थी तो मैं आपके साथ था, अब इनकी सरकार है तो मैं इनके साथ हूँ। अब ये बताइए आगे फिर किसकी सरकार आप देख रहे हैं? मंत्री तो आप रहेंगे, ये पक्का है। प्रधानमंत्री कौन रहेगा? नहीं, मंत्री का विषय नहीं, मुझे मेरे ऊपर सभी लोगों को लगता है कि भाई सरकार किसी को मैं मंत्री रहता हूँ। हाँ। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार, तो मुझे मंत्री नहीं बनाया था। लेकिन मुझे पॉलिटिकल क्लाइमेट का मुझे अंदाजा होता है ये कब कौन सा है। लेकिन वो बात नहीं है। लेकिन मैं जिसके साथ जाता हूँ उनको सत्ता मिलती है। आज तक का अनुभव महाराष्ट्र का ऐसा है कि मैं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के साथ रहा, एनसीपी के साथ रहा, उनकी सत्ता आई। जब मैं बीजेपी शिवसेना के साथ आया तो उनकी सत्ता आई। तो महाराष्ट्र का तो सिनेरियो ऐसा है कि भाई मैं जिनके साथ जाता हूँ उनको सत्ता मिलती है और ये है। लेकिन मैं जिसके साथ जाता हूँ उनको सत्ता मिलती है, इसीलिए मुझे भी सत्ता मिलती है। तो मतलब मैं सत्ता ही उधर जाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मेरा लीडरशिप ऐसा है कि आज मेरे घर पर रोज़ मुझे 200, 300, 400 लोग मिलते हैं। मेरे पास अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय में मैं जाता हूँ तो वहाँ 200, 300, 400 लोग आते हैं। मेरे बंगले पर रात को 12-12 बजे तक लोग रहते हैं। तो मुझे अपॉइंटमेंट की आवश्यकता नहीं। मैं छोटा वर्कर हूँ और मैं कोई मंत्री की हवा मेरे दिमाग में होती नहीं है। तो इसी तरह मेरा काम चल रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसा काम सबका हम लोगों ने करना चाहिए। और मंत्री में रहो या ना रहो, लेकिन मुझे मालूम है कि 2029 में
मोदी जी की हवा रहेगी मैं उनके साथ रहूँगा, 34 मोदी जी की हवा रहेगी मैं उनके साथ रहूँगा। और मतलब यहाँ कोई जिस तरह कांग्रेस पार्टी को अनेक बार सत्ता मिली, उसका कारण ये था कि अपोजिशन इतना स्ट्रांग नहीं था। अभी ऐसी स्थिति है कि मोदी जी इतने स्ट्रांग बन गए हैं कि अपोजिशन अभी 29 में ये सब लोग एक साथ आएंगे नहीं। आम आदमी और कांग्रेस पार्टी के साथ आएगी नहीं, ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ आएगी नहीं, तो आगे इनका भविष्य ठीक नहीं है। राहुल गांधी को कोई प्रधानमंत्री बनने का सपना उनको उन्हें नहीं देखना चाहिए। मतलब राहुल गांधी तो मतलब जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, जब तक इस देश में नरेंद्र मोदी जी की आंधी, कैसे बनेगी प्रधानमंत्री राहुल गांधी? तो मतलब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने ज़्यादा मोदी साहब का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री है, हर बार अटैक करना ठीक नहीं है, और उस अटैक का कुछ उनको फ़ायदा नहीं है। जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना अटैक का फ़ायदा नहीं है। तो अपोजिशन की जिम्मेदारी आप निभाओ, अपोजिट की भूमिका रखो। तो इसी तरह देखते हैं। अभी तो मुझे लगता है कि मैं तो मोदी साहब के साथ ही रहूँगा। अभी मुझे दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, मेरा एक भी MP नहीं है, तो भी मोदी साहब ने मुझे तीसरी बार मंत्री बनाया है। और मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तीसरी बार, मैं भी मंत्री बना हूँ तीसरी बार। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते रहेंगे बार बार बार, और मैं भी मंत्री बनता रहूँगा बार बार बार। तो मतलब वो मंत्री का विषय नहीं है, लेकिन जब तक मतलब जनता जनार्दन हमारे साथ है, हम सत्ता में रहेंगे। सदन में आपने राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कहा था, दाढ़ी को लेके आपने उनकी कविता कही थी कि चाहे जितनी बढ़ा लो दाढ़ी। तो वो आपकी कविता के बाद ही तो ऐसा नहीं कि दाढ़ी उन्होंने कटवा ली अपनी? नहीं क्या मैंने, दाढ़ी, मैंने दाढ़ी क्या मैंने, हाँ, आपने कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी की जो दाढ़ी थी उसके लिए कहा था कि जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ाओ दाढ़ी, मोदी जी की बहुत है मजबूत बॉडी। तो उसी के बाद कटवा लिया राहुल गांधी ने दाढ़ी। हाँ, उसी बाद ही कटवा दिया। हाँ। नहीं ठीक है, नहीं तो मतलब ठीक है। राहुल गांधी जी का जब जिक्र निकला है तो आपका एक बयान है सितंबर 2024 का। राहुल गांधी जी विदेश गए थे, वहां जाके उन्होंने आरक्षण को लेके कुछ बातें कही थी। उसके बाद आपकी तरफ से बयान दिया गया था कि राहुल गांधी के खिलाफ आपकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया देशव्यापी जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी। ये बयान आपकी तरफ से दिया गया था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जैसे बड़े कद के नेता के लिए ये भाषा क्या उचित है? नहीं, ये भाषा नहीं, मेरी भाषा ये नहीं थी। हमारी पार्टी के लोगों ने कुछ आंदोलन किया था। मतलब मैं तो, राहुल गांधी हमारे अच्छे मित्र है, उनके पार्टी के साथ मैं रहा भी हूँ। तो ऐसे शब्दों का मैं इल्तिजाम मतलब नहीं करता। हमारी पार्टी के लोगों ने अनाउंस किया था और कुछ जगह पर आंदोलन किया भी था। लेकिन राहुल गांधी हमारे अपोजिशन नेता भी, उनको अपोजिशन नेता बनने का मौका भी मिला है और वो अभी अच्छे इम्प्रूव भी हो रहे हैं। मतलब आजकल अटैक करने में वो मशहूर है। आजकल अटैक करते हैं, ठीक बात, अपोजिशन लीडर के नाते उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अटैक करना ठीक नहीं है। और कल मोदी साहब ने स्लोली साइलेंटली अपोजिशन के संबंध में अपनी भूमिका रखी और हम अपोजिशन के विरोध में नहीं है। अपोजिशन को हमने रिस्पेक्ट दिया, अपोजिशन को हमने साथ रखा, हर मीटिंग में हमको बुलाया। कांग्रेस पार्टी के विरोधी पक्ष नेता अधिकृत नहीं भी थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उनका रिस्पेक्ट किया। ये बातें मोदी साहब ने बताई। तो मुझे लगता है कि जिस तरह राहुल गांधी जी ने एक बार भाषण करने के बाद मोदी जी के पुराने संसद भवन में, लोकसभा में, मोदी साहब के गले को गला लगाया था। मतलब तो इसी तरह मतलब ऐसा प्यार से आगे चलना चाहिए। लोकतंत्र ऐसा होता है कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट करके आगे चलना होता है। और कल मोदी साहब ने सभी पार्टियों का ऐलान किया है कि 2047 तक अपने को भारत देश ऐसा बनाना है, उसके लिए आप मुझे साथ दीजिए।
तो इसीलिए मोदी साहब ने सबको आह्वान किया है। तो राहुल गांधी जी अभी इम्प्रूव हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मुझे भविष्य नज़र नहीं आता है। कांग्रेस पार्टी इतनी स्ट्रांग बनेगी ऐसा नहीं दिखता है। और अभी भी 99 सीटें चुनकर आई, इसलिए चुनकर आई कि ऑल पार्टी एक साथ थे, सभी पार्टियों का उनको सपोर्ट था। लेकिन एक बात सही है कि दूसरी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ऑल इंडिया की पार्टी है। बाकी की पार्टियां तो लोकल स्टेट लेवल की पार्टियां है। ममता जी की पार्टी बड़ी है, लेकिन वो वेस्ट बंगाल में है। वहाँ नवीन पटनायक जी की पार्टी है, वो तो मतलब उड़ीसा में है। डीएमके की पार्टी जो है वो तो मतलब ये डीएमके तो तमिलनाडु की पार्टी है। चंद्रा बाबू की जी की पार्टी वो तो मतलब आंध्रा की पार्टी है। तो मतलब ऐसी रीजनल पार्टियां है। तो मेन अपोजिशन कांग्रेस पार्टी का रहेगा, लेकिन राहुल गांधी को इतने जल्दी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो देखते आगे जो जनता चाहेगी वो है। अगर वो बनते तो अच्छी बात है, अगर उनको मेजॉरिटी मिलेगी तो वो भी बन सकते हैं। वो भी बन सकते हैं, अगर मेजॉरिटी मिलेगी तो बन सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी मिलना संभव नहीं है। और वैसी स्थिति में आप फिर कांग्रेस जाएंगे? हाँ, अगर उनकी मेजॉरिटी आई, वो प्रधानमंत्री बने, तो आप फिर जाएंगे कांग्रेस में? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे पास आएगी। नहीं, ऐसा जाने का विषय नहीं है। अभी तो मैं इनके साथ हुई, वो कोई किधर जाने का विषय नहीं है। हाँ। मोदी जी सक्षम नेता है, स्ट्रांग नेता है, अम्बेडकराइट नेता है। हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेते। कल के भाषण में उन्होंने बाबा साहब का जिक्र किया, संविधान का जिक्र किया है। तो मोदी साहब के साथ मैं रहूँगा। वहाँ जाने से मैं क्या, मैं तो बोला था कि मुझे कांग्रेस के लोग बोलते कि आप हमारे साथ आइए। तो मैं बोला था कि भाई मैं वहाँ करके भूखा रहूँ उधर, मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ। तो वहाँ तो मैं आपके साथ था, अभी आपके साथ आने का विषय नहीं है। अभी तो मैं मोदी जी के साथ हूँ, और इसीलिए मैं मोदी जी के साथ हूँ, जाने का विषय नहीं है। उनके जीतने पे ना, अगर यूपीए सरकार आ जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए, तब तो उनके बुलाने पे तो जाएंगे? नहीं, बुलाने के क्यों जाऊँगा मैं तो इधर रहूँगा। मैं ऐसा वक्त आएगा ही नहीं। मतलब कांग्रेस पार्टी मुझे उनकी सत्ता आएगी और बुलाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। उल्टा कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी इधर बोला रहे कि भाई उधर रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ। और बहुत सारे कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, मेरी आरपीआई ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहाँ मैं जाने का विषय नहीं है, मैं नहीं जाऊँगा। आखिरी सवाल, कविता तो आप लिखते हैं, इसके अलावा, कविता लिखने के अलावा आपके और कौन कौन से शौक हैं? मुझे कविता लिखने के साथ साथ मुझे शौक है, ये मुझे क्रिकेट का शौक है। और मैं मुंबई में जो वानखेड़े स्टेडियम में जब भी मतलब वहाँ गढ़वाली क्लब का मैं मेंबर भी हूँ, एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का मैं मेंबर भी हूँ। और जब मैं मुंबई में रहता हूँ और जब कोई मैच रहती है तो मैं क्रिकेट देखने ले जाता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना भी अच्छा लगता है, मुझे वॉलीबॉल खेलने के लिए अच्छा लगता है, मुझे फुटबॉल का गेम भी अच्छा लगता है। तो इसी तरह के गेम मुझे अच्छे लगते हैं। मतलब तो बाकी शौक तो मुझे कपड़े पहनने का शौक है, शॉपिंग में जाने का मुझे जब मुझे टाइम मिलता नहीं, लेकिन जब मुझे टाइम मिलता है तब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे कपड़े लाने की मुझे मतलब ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। जब सोमनाथ चटर्जी जब वहाँ उनके साथ मैं गया था, त्रिनिदाद टोबैगो नाम की कंट्री है, अमेरिका की मियामी है, मियामी से उधर नज़दीक है। वहाँ बिहार की 125 फैमिली 160 साल पहले अंग्रेज ले गई थी वहाँ। और वहाँ अभी पूरा 90% पॉपुलेशन इंडियन है, जैसे मॉरिशस में है। तो वहाँ सोमनाथ चटर्जी मेरी पहचान करवा देते थे कि हमारे बहुत ही पॉपुलर एमपी है और एक कलरफुल एमपी है। मतलब मैं कपड़े थोड़े कलरफुल पहनता था, जैकेट हो या ब्लेज़र हो या कपड़े हो। तो कपड़े खरीदने का और ये करने का मुझे शौक है, मुझे अच्छा लगता है कि जब मुझे टाइम मिलता है तो बीबी के साथ मैं लिंक रोड में जाता हूँ और किधर मैं जाता हूँ और कपड़े लेता हूँ।
लिंक रोड से भी कपड़े लेते हैं? हाँ, मतलब लिंक रोड जो मुंबई का है, लिंक रोड में, हाँ लिंक रोड में लेते हैं ना। लिंक रोड में एक अमरसन नाम का एक शॉप था, वहाँ पूरे रेडीमेड कपड़े मिलते थे, तो उधर में जाता था। तो ऐसा मुझे जाता है, दिल्ली में कनॉट प्लेस है, उधर में जाता हूँ, कभी सरोजिनी मार्केट भी जाता हूँ। सरोजनी में जाते हैं आप? हाँ, तो सरोजिनी में क्या है, सरोजिनी मार्केट तो आम आदमी का मार्केट है, मैं भी आम आदमी हूँ, लेकिन आम आदमी पार्टी का आदमी नहीं हूँ मैं। तो उधर में जाता, उधर भी कपड़े सस्ते मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। हाँ। तो कनाट प्लेस में भी कपड़े अपना ब्रांडेड मिलते हैं, तो उधर भी हम जाते हैं कभी कभी, टाइम मिलेगा तो। अब सरोजनी में भीड़ लग जाएगी, लोगों को पता चलेगा कि आप दिल्ली आए हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो सब सरोजनी और पहुंचेंगे आपको देखने के लिए। नहीं, देखने के लिए मुझे ऐसे मिलते रहते हैं मुझे। मैं अगर जाऊंगा किधर भी रास्ते में तो मुझे पहचान वाले लोग मिलते हैं। हाँ, जो तो ऐसे अनेक लोग हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें। और अब लैंडिंग करते करते भी मैंने जैसे शुरुआत की थी ना, अभी बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया, तो मैं लैंडिंग भी अब वैसे ही करती हूँ कि आपने हमारे साथ टेक ऑफ किया, हमें बहुत आनंद आया, और आप टेक ऑफ विद एसकेटी में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और मैंने तो आपके साथ किया है लैंडिंग, मैंने तो आपके साथ किया है लैंडिंग, मैं पूरे देश भर में करूंगा तुम्हारा ब्रांडिंग। अरे वाह, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।